नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे भेजो, वो आपकी मर्ज़ी है। ये कोई बिज़नेस नहीं है मेरा और आपको पैसा खर्च करने का नहीं है। मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन मुझे जो आनंद मिलता है, जो मेरा ज्ञान है आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है, तो उसमें मुझे ईश्वर दिखाई देता है, क्योंकि आप ही मेरे ईश्वर हो, ऐसा मेरा मानना है। मैंने एक बढ़िया बात इस समाज के लिए, आपके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है, जो मैंने पढ़ा कि मैं घर की नई बहू थी और एक प्राइवेट बैंक में एक अच्छे ओहदे पर काम करती थी। मेरी सास को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था। घर में मेरे ससुर और पति के अलावा कोई और नहीं था। पति का अपना कारोबार था, जिससे उनकी व्यस्तता भी काफ़ी रहती थी और कभी कभी ही हमारे बीच संबंध बनता, लेकिन जब बनाने लगे तो उसमें भी आफत, क्यों कि घर में एक बुजुर्ग पिताजी थे। कभी भी आवाज़ दे के बुला लेते। हर सुबह जब मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी करती, ठीक उसी वक्त मेरे ससुर मुझे आवाज़ देकर कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। यह रोज़ का सिलसिला था। ऑफिस की देरी और काम के दबाव की वजह से कभी कभी मैं मन ही मन झल्ला जाती थी। हर इंसान के यही तो होता है। घर में बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे सबको ऐसा लगता है कि ये लोग पूरा दिन हमको परेशान करते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि ये लोग अकेले किस मनोदशा में जी रहे हैं। इनकी ज़िंदगी का पूरा वक्त जो अपने बच्चों के लिए उन्होंने दिया और बच्चों के लिए जो दे रहे हैं, और जब अगर उनको कोई इंसल्ट करेगा, अपमान करेगा, अवहेलना करेगा, तब ये बुजुर्गों को कैसा लगेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। यही एक बात मैं अगर आगे करता हूँ कि लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ कह नहीं पाती। एक दिन मैंने इस बारे में अपने पति से बात की। उन्हें भी यह जानकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने पिता से कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, ताकि ऑफिस जाते समय कोई परेशानी न हो। अगले दिन मैंने वैसा ही किया, पर फिर भी ऑफिस के लिए निकलने समय वही बात हुई। ससुर ने मुझे फिर बुलाकर कहा कि बहू मेरा चश्मा साफ कर दे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद तो मैंने बिल्कुल ध्यान देना ही बंद कर दिया। आप समझ नहीं पाते हैं। आप यही सोचकर उसका सॉल्यूशन तो ले देते, सॉल्यूशन आप सोच लेते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन के बाद कभी ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है जो आपको तकलीफ में रख देती हैं। ससुर के कुछ बोलने पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन ससुर जी भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक मेरे मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। मैं अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी मेरे हाथ लग गई। मैंने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक
26 अक्टूबर 2019। ये सच कहानी। मेरी प्यारी बहू, आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब तुम प्रतिदिन मेरा चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी, तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। वैसे मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बेटा सदा खुश रहे। अपने ससुर की डायरी को पढ़कर उन्हें रोने आने लगा। आज मेरे ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा अच्छी तरह साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती हूँ। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में। तो अक्सर हम जीवन में रिश्तों का महत्व महसूस नहीं कर पाते, चाहे वो किसी से भी हो कैसा भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुका होता है। प्रत्येक रिश्तों की अहमियत और उनका भावनात्मक कद्र बेहद ज़रूरी है, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है। देखिए, जब इंसान नहीं होता है तब आपको मालूम होता है कि वो इंसान क्यों, किस तरह आपके साथ क्या करता था, क्यों करता था, उसका अर्थ क्या था, वो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। मैंने सोचा आपके लिए एक सोच का सवाल है। अगर आप भी ऐसा अपनी सोच बदलकर अपने माँ बाप, अपने बूढ़े ससुर सास के लिए और कोई भी बूढ़ा बच्चा, उनके लिए अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, उसको समझेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, तब आपका जीवन ज़रूर सार्थक है। बाकी आपके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने एक और आर्टिकल्स जो पढ़ा आपके लिए, दूसरा है वो अलग प्रकार का, कि 20 लाख रुपये किलो तक बिकता है हिमालयन वियाग्रा। देशी दवाएं कितनी इम्पोर्टेंस होती हैं। तो जो आर्टिकल्स में, तो ऐसा क्या खास जो इतना महंगा है, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं कि हिमालयन वियाग्रा को कीड़ा जड़ी या यारसा गुम्बा कहा जाता है। इसे कैटरपिलर फंगस या कॉर्डिसेप्स सिनेसिस के नाम से भी जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी भारी मांग है, कारण कि इसकी कीमत लाखों में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में एक ऐसी फफूंद उगती है जो दुनिया में सबसे महंगी और अनोखी मानी जाती है, और बाज़ार में इसकी काफ़ी मांग है, जिसके कारण यह लाखों में बिकता है। और पारंपरिक भाषा में इसे कीड़ा जड़ी या यारसा गुम्बा कहा जाता है और आम तौर पर हिमालयन वियाग्रा के नाम से जाना जाता है। तिब्बती में यारसा गुम्बा का अर्थ है सर्दी का कीड़ा और गर्मी की घास। दरेक भाषा में अर्थ होता है, लेकिन हम भाषा जानते नहीं हैं, इसके लिए उसका अर्थ हमें पता नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि टीपू यानी बाघ यानी टाइगर, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आनंद होता है कि मैंने उसको समझा। इसे कैटरपिलर फंगस या कॉर्डिसेप्स सिनेसिस के नाम से भी जाना जाता है, और यह नेपाल
के ऊपरी डोलपा क्षेत्र के लोगों के लिए आमदनी का एक प्रमुख स्रोत है। यह लगभग 20 लाख रुपये की प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है। और हिमालयन वियाग्रा का कीड़ा जड़ी क्या होती है वो भी आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा कि हिमालयन वियाग्रा का कीड़ा जड़ी हिमालयन क्षेत्र में केवल 3,000 मीटर से ऊपर के हिस्सों में पाई जाती हैं। यह तब बनती है जब कैटरपिलर एक खास तरह की घास खाता है और मरने के बाद उसके भीतर यह जड़ी बूटी उगती हैं। देखिए, ये मैंने जब पढ़ा तब मैं साइंस का स्टूडेंट है, तब मुझे पता नहीं था कि किस प्रकार से वनस्पति उगती है। कीड़ा खाता है, मरने के बाद उसके भीतर यह जड़ी बूटी उगती हैं। चूँकि यह जड़ी बूटी आधा कीड़ा और आधा जड़ी होती है, आधा कीड़ा और आधा जड़ी होती है, इसलिए उसे कीड़ा जड़ी कहते हैं। उसका उपयोग और मांग क्यों है, यह भारत में आमतौर पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा यह अन्य हिमालयी राज्यों में भी पाया जाता है। इस कीट कवक का उपयोग एक शक्तिशाली टॉनिक के रूप में और कैंसर की दवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इस कीट कवक की मांग न केवल भारत में बल्कि चीन, सिंगापुर और हांगकांग में भी अधिक है। उन जगहों के व्यापारी अक्सर उसे खरीदने आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो वनस्पति हिमालयन वियाग्रा कहते हैं उसके बारे में मैंने जो पढ़ा, मैंने सोचा कि ये जानकारी आपके लिए मैं दे दूं। जो मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, तो ये वीडियो के माध्यम से जब आप तक पहुँचाता हूँ तो मुझे और भी खुशी होती है। लेकिन वो खुशी और भी जब बढ़ जाएगी जब ये वीडियो लोगों तक पहुँचाए, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो आगे किसी को भेजिए, पढ़िए, जानिए। ज्ञान मरते दम तक उपयोगी होता है। इस शतक और इस कम से कम 30 साल में दुनिया ने जो टेक्नोलॉजी दी और टेक्नोलॉजी ने जो दुनिया को बदल दी, उसमें से मैं भी एक इंसान हूँ। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल सब में भेजता हूँ, हजारों लोगों को भेजता हूँ और हजारों लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और आगे भी भेजते हैं। उसमें से आप भी हैं। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।